अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट और फोर्थ लेक्चर ऑफ साइकेट्री विच इज़ ऑन डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, व्हाट इज़ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर? इसमें पहले आपने ये जानना होगा कि व्हाट इज़ डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन इज़ एक्चुअली डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी, और ये कंट्रास्ट विद साइकोसिस विच इज़ लॉस ऑफ रियलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देयर इज़ डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी। दूसरी बात यह है कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में पेशेंट क्या फ़ील करेगा, ही विल फील लाइक आई वॉज़ आउटसाइड माई ओन बॉडी। ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का एक फ़ीचर होगा। एक्सट्रीम केस में वो उससे कोई और पर्सन बन जाएगा, ही बिकम्स अनदर पर्सन। लाइक वो कोई और न्यू सिटी में जाएगा, अपना नाम चेंज कर लेगा, एज और जॉब सब कुछ ये चेंज कर लेगा। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है और उसको चाइल्डहुड में कोई सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ है उसके साथ, तो दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। ठीक है, तो उसकी वजह से ही फेसेस डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। एक्सट्रीम केस में उससे कोई और पर्सन बन जाता है, वो अपना नाम, एज, जॉब सब कुछ चेंज कर देता है। इट मे अलाउ विक्टिम टू कोप अप विद ट्रॉमा, और जो विक्टिम है वो इस वजह से ट्रॉमा के साथ कोप अप कर देता है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर किसे कहते हैं? इट इज़ अ टाइप ऑफ मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और जो आपको मोस्ट कॉमनली वुमेन में मिलता है, ये भी आपके साथ एसोसिएटेड होता है विद चाइल्डहुड ट्रॉमा या एब्यूज़। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट जो जिसकी एज 6 इयर्स है, उससे बिफ़ोर उसके साथ कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जाए या कोई सेक्सुअल एब्यूज़ हो जाए, ठीक है, स्पेशली सेक्सुअल एब्यूज़ ऑफन बिफोर द एज ऑफ 6, तो दिस पेशेंट गोज़ इनटू डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जो आपके साथ एक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। फिर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में टू और मोर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ होंगे पेशेंट के। उसमें पर्सनैलिटी स्टेट्स होंगे, अल्ट्रेशन होगी उसकी बिहेवियर में, मेमोरी में, थिंकिंग में, इन सारी चीज़ों में उसकी अल्ट्रेशन होगी, और ऑब्जर्व्ड बाय अदर्स और रिपोर्टेड बाय पेशेंट। ये आपके साथ और लोग इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, और ये पेशेंट ख़ुद इसको रिपोर्ट भी कर सकता है। सो यू विल फाइंड दैट देयर आर गैप्स इन मेमोरी अबाउट इवेंट्स। जो ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट्स होंगे वो उनको याद नहीं होंगे, दे फॉरगेट देम। तो देयर माइट बी गैप्स इन मेमोरीज about events or symptoms cause distress or problems in functioning। तो इसके जो symptoms है उस वो आपके साथ कॉज करेगी डिस्ट्रेस या प्रॉब्लम इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द पेशेंट। फिर इसमें आपके साथ कोमॉर्बिडिटीज़ में हाई रेट्स ऑफ ऑकरेंस विद अदर डिसऑर्डर, इसके साथ अदर डिसऑर्डर्स की हाई रेट ऑफ ऑकरेंस होती है, सच एज़ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में अगर एक पेशेंट को पीटीएसडी हो तो उसमें अप टू 100% चांसेस होती है कि इसके साथ आपके साथ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी डेवलप हो जाए। या इफ़ अ पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन या सब्सटेंस यूज़, तो उसमें 96% चांसेस है कि दैट ही माइट डेवलप डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। दूसरी बात यह है कि इसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी पेशेंट को होता है, जिसमें ही बिकम्स अवॉइडेंट और बॉर्डर लाइन। फिर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में आपके साथ सोमैटोफॉर्म कंडीशंस आते हैं, विच आर द फिज़िकल सिम्टम्स दैट आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द मेडिकल कंडीशन। ऐसे सिम्टम्स होंगे जिसको मेडिकली कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। देन देयर आर द ट्रिपल डीज, विच इज़ डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर। तो इसमें डीपर्सनलाइजेशन क्या होता है कि द पेशेंट विल फील डिटैच्ड और estranged फ्रॉम वन सेल्फ। ठीक है, फ्रॉम हिज ओन सेल्फ वो डिटैच फील करेगा। वो कहेगा कि लाइक इन अ ड्रीम, लाइक आई एम वॉचिंग माई सेल्फ। ठीक है, वो ख़ुद अपने आप से डिटैच हो जाएगा, एंड ही हैज़ लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर थाट्स एंड एक्शन। दिस इज़ कॉल्ड डीपर्सनलाइजेशन। डीरियलाइजेशन किसे कहते हैं?
कि ये पेशेंट आपके साथ डिटैच हो जाता है फ्रॉम द सराउंडिंग वर्ल्ड। ऑब्जेक्ट सीम अनरियल, उसको सारी चीज़ें अनरियल लगती है, फॉगी लगती है, और ही इज़ विजुअली डिस्टॉर्टेड। फिर इट इज़ ऑफन ट्रिगर्ड बाय ट्रॉमा, मोस्ट कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस या इम्पेयरमेंट। और रियलिटी टेस्टिंग अगर आप इसकी चेक करोगे तो दैट विल बी इंटैक्ट। डिफरेंशिएट्स फ्रॉम साइकोसिस, ये आपके साथ इसमें इंटैक्ट रियलिटी टेस्टिंग होगी जो साइकोसिस में आपको नहीं मिलती। द रियलिटी टेस्टिंग इज़ इम्पेयर्ड देयर, लेकिन यहाँ पे ये आपको इंटैक्ट मिलती है। और पेशेंट अवेयर दैट सेंसेशंस आर नॉट रियल, ये सिम्टम आपको साथ में मिलेगा। देन देयर इज़ डिसोसिएटिव एमनीजिया, दिस इज़ द इनएबिलिटी टू रिकॉल ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज। तो पेशेंट आपके साथ रिकॉल नहीं कर पाएगा ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज़ को, लाइक पास्ट इवेंट्स, जो पास्ट में उसकी जॉब थी, वेयर दे लिव्ड, ये चीज़ें वो रिकॉल नहीं कर पाएगा। तो इट इज़ यूजुअली फॉलोड बाय अ मेजर ट्रॉमा या स्ट्रेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर there is a discussion between father and a child, or there is some sort of uh, any sort of trauma, ठीक है। तो for example, if a patient loses his job, he he can go into dissociative amnesia। वो उससे सिर्फ वो जॉब वाली चीज़ें जो है वो उससे भूल जाती है। तो इट इज़ यूजुअली फॉलोड बाय अ मेजर ट्रॉमा और स्ट्रेस, and this is potentially reversible because the memories may come back. Patient not bothered by the lack of memory or amnesia not explained by another cause is called dissociative amnesia। दूसरी बात यह है कि इसमें एक साइकोजेनिक एमनीजिया होता है which is different from simple amnesia। large groups of memories such as name, job और home, ये सारी चीज़ें उससे भूल जाती है। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय एन ओवरवेलमिंग स्ट्रेस। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिप्रेशन। रिप्रेशन में आपके साथ क्या होता है, देयर इज़ लॉस ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सच एज नेम, जॉब, होम, ठीक है। सो इसमें पेशेंट जो है, रिप्रेशन वो होती है जो ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट होता है, पेशेंट उसको रिकॉल नहीं कर पाता, उसको जानबूझ के रिकॉल ही नहीं करता, ठीक है। तो इसमें ये पेशेंट क्या कर लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उससे नेम, जॉब, होम ये सब कुछ भूल जाता है। वो एक नए सिटी में जाता है, वहाँ पे दूसरे नाम के साथ एक जॉब शुरू कर लेता है और अपने लिए एक नया घर ले लेता है। ही डजंट नो अबाउट हिज लास्ट नेम, हिज लास्ट जॉब, हिज लास्ट होम। सो उससे सिर्फ वो एक जो स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से उससे वो पास्ट जॉब फॉर एग्ज़ाम्पल उससे चली गई है, तो उससे सिर्फ वो चीज़ें भूल जाती है, बाकी ही रिमेंबर्स एवरीथिंग। तो दिस इज़ डिसोसिएटिव एमनीजिया। एग्जाम्पल, woman attacked in an elevator, for example, she's attacked in an elevator, she will just forget about that event that happened to her in the elevator, she does not recalls her job, where she lives, etc. और memories आपके साथ resurface करते हैं later on। डिसोसिएटिव फ्यूग, फ्यूग जो है इट इज़ सब टाइप ऑफ डिसोसिएटिव एमनीजिया। फ्यूग इज़ द लैटिन वर्ड फॉर फ्लाइट और फ्ली। तो इसमें पेशेंट जो है ही स्टार्ट्स सडनली ट्रैवलिंग या वेंडरिंग इन अ डिसोसिएटेड स्टेट। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है कि मैनेजर फायर्ड फ्रॉम वर्क गोज़ मिसिंग, वो आपके साथ डिसोसिएटिव फ्यूग में चला जाता है, जो सब टाइप है डिसोसिएटिव एमनीजिया की। तो उस एमनीजिया की वजह से, उस डिस्ट्रेस की वजह से वो सडनली ट्रैवल पे चला जाता है एंड ही स्टार्ट्स वैंडरिंग। इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ फायर्ड फ्रॉम अ जॉब, it is found in an he is found in another state working under different name and there is no recollection of prior job। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे about somatic and factitious disorder। इसमें first thing you should remember is what is somatization। somatization physical symptoms होते हैं which are not explained by medical disease, they are not consciously created for gain। अगर आप इसे कॉन्शियसली क्रिएट करोगे फॉर गेन, दिस इज़ अ फैक्टिशियस डिसऑर्डर। लेकिन इफ़ दे आर नॉट कॉन्शियसली क्रिएटेड फॉर गेन, इट इज़ सोमेटाइजेशन।
ऐसे फिज़िकल सिम्टम्स होंगे जिसको मेडिकली आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, दैट इज़ कॉल्ड सोमेटाइजेशन। रिस्क फैक्टर इसके क्या है, फीमेल जेंडर है, लेस एजुकेशन है, माइनॉरिटी स्टेटस है और लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। सोमेटाइजेशन में पेन सिम्टम्स होते हैं, हेड एक, बैक पेन, जॉइंट पेन। जीआई सिम्टम्स में नोज़िया, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, गैस, इस तरह के सिम्टम्स मिलेंगे। कार्डियोपल्मोनरी सिम्टम्स में चेस्ट पेन, डिजीनेस, पैल्पिटेशन। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको नज़र आ सकते हैं, द पेशेंट माइट फेंट, उसको मसल वीकनेस होगी, ही विल हैव ब्लर्ड विजन, and if she's a woman she will have dyspareunia, dysmenorrhea, abnormal cycle and pain during cycles। ठीक है, तो these are the symptoms of somatization and somatization is associated with anxiety and depression के साथ। तो मैनेजमेंट में आपने इस पेशेंट के साथ डिबेटिंग नहीं करनी, आपने इस बात पे डिबेटिंग नहीं करनी कि उसके सिम्टम साइकेट्रिक है या मेडिकल है। इट इज़ गोइंग टू worsen the case। Do not challenge the belief of the patient that the symptoms are medical। तो ये चीज़ें आपने इसमें अवॉइड करनी है। दूसरी बात ये है कि आपने पेशेंट के रेगुलर विज़िट्स अरेंज करवाने हैं विद द सेम फिजिशियन। अगर वो डिफरेंट डॉक्टर्स को देखेगा, वो डिफरेंट डॉक्टर्स उन पे सेम टेस्ट्स और सेम चीज़ें बार बार करवाएंगी, सो इट विल आल्सो वर्सन द केस। सो the physician will limit tests and referrals and he will reassure the patient that serious medical disease are ruled out। और इसके अलावा you have to set goals for functional improvement and you have to provide the patient with psychotherapy आपने करवानी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें जो सोमैटिक सिम्टम्स है दैट कॉज डिस्ट्रेस, दिस सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में ये DSM-5 डायग्नोसिस क्राइटेरिया में आता है। सोमैटिक सिम्टम्स आपके साथ डिस्ट्रेस कॉज करवाते हैं, परसिस्टेंट थॉट्स अबाउट सीरियसनेस ऑफ सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को, एनजाइटी होगी अबाउट सिम्टम्स और एक्सेसिव टाइम एंड एनर्जी जो है पेशेंट डिवोट करेगा टू द सिम्टम्स। सो there would be persistent symptoms usually more than 6 months। फिर इसके बाद है इलनेस एनजाइटी डिसऑर्डर, ये भी DSM-5 डायग्नोसिस में आता है। दिस इज़ प्री ऑक्यूपेशन विद हैविंग अनडायग्नोज्ड इलनेस। प्री ऑक्यूपेशन होती है पेशेंट को विद हैविंग एन अनडायग्नोज्ड इलनेस। इसमें पेशेंट को माइल्ड या नो सोमैटिक सिम्टम्स होंगे और ही विल हैव एनजाइटी अबाउट हेल्थ, एक्सेसिव हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स होंगे, रिपीटेडली वो अपने हेल्थ को चेक करेगा फॉर एनी साइंस ऑफ इलनेस एंड इट इज़ प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। फिर इसके बाद आता है कन्वर्जन डिसऑर्डर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर। इसका सडन ऑनसेट है यूजुअली फॉलोइंग अ स्ट्रेसर, वॉलेंट्री मोटर या सेंसरी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिलेंगे एंड देयर इज़ इनएबिलिटीज टू स्पीक और मूव। The patient will have blindness, seizures and neurological workup is normal। आपको पॉजिटिव फाइंडिंग मिलेंगे इनकम्पैटिबल विद द डिजीज़। एग्जांपल इसकी है कि एब्सेंट प्लांटर फ्लेक्शन बट कैन स्टैंड ऑन टोज। तो आपको पॉजिटिव फाइंडिंग्स मिलेंगे लेकिन दीज विल बी इनकम्पैटिबल विद द डिजीज़। और इसमें एक कंडीशन होता है जिसे हम लाबेली इंडिफरेंस कहते हैं। इसमें पेशेंट शोज़ लैक ऑफ कंसर्न या ही शोज़ इंडिफरेंस अबाउट द सिम्टम्स, दैट इज़ कॉल्ड लाबेली इंडिफरेंस। फिर इसके बाद आता है फैक्टिशियस डिसऑर्डर ऑन सेल्फ, जिसे हम मैनचौसन सिंड्रोम कहते हैं। ये फॉल्सिफाइड मेडिकल या साइकेट्रिक सिम्टम्स होंगे जो पेशेंट ने खुद से बनाए होंगे टू गेन मेडिकल अटेंशन, टू गेन द अटेंशन ऑफ द पीपल। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अ पेशेंट इज़ लिविंग अलोन ही माइट डू इट, ये आपके साथ इट इज़ डन कॉन्शियसली आउट ऑफ डिज़ायर फॉर अटेंशन, ये अटेंशन के लिए लोग करते हैं और पेशेंट आपके साथ खुद ब खुद वो ही में फेन इलनेस, वो इलनेस को फॉल्सिफाई करेगा। तो it may aggravate the genuine illness and patient often willing to go for tests and surgeries to gain attention of the people, family or the medical staff। Factitious disorder on self may it is done for primary internal gains
फ्रॉम इलनेस के लिए लोग इसको करते हैं। पेशेंट फील बेटर इन सिक रोल सॉल्व इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल, पेशेंट इज़ अफ्रेड ऑफ वर्क और अफ्रेड टू बी अलोन। तो ये लोग काम के बहाने बनाने के लिए ऐसे डिसऑर्डर को जो है उसको उसके सिम्टम्स को फॉल्सिफाई कर देते हैं। या इफ़ ही इज़ लिविंग अलोन, ही वांट्स to feel better in a sick role, he wants to get the attention of the people. So this is a chronic and persistent disorder, और इसके risk factor है female gender and a person who is unmarried, prior और current healthcare worker। healthcare workers में भी इस तरह के conditions आपको मिलते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मंचोसन्स बाय प्रॉक्सी, जिसे हम कहते हैं फैक्टिशियस डिसऑर्डर ऑन एन अदर। ठीक है, तो उसे मंचोसन बाय प्रॉक्सी कहते हैं। इसमें फॉल्सिफाइड मेडिकल सिम्टम्स होंगे बाय द केयर गिवर, ऑफन पेरेंट ऑफ द चाइल्ड और केयर टेकर ऑफ एन एल्डरली। ही विल गिव यू फॉल्सिफाइड मेडिकल सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। फिर एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं मेलिंगरिंग। दीज आर कॉन्शियसली फॉल्सिफाइड मेडिकल सिम्टम्स। आप झूठ झूठ के मेडिकल सिम्टम्स को बताते हो। इट इज़ डन फॉर सेकेंडरी या एक्सटर्नल गेंस। वो पहले वाला हमने कहा था दैट वाज फॉर इंटरनल गेंस, और मेलिंगरिंग जो है वो एक्सटर्नल गेंस के लिए लोग करते हैं। इट अलाउज़ द पेशेंट टू मिस वर्क बट गेट पेड। वो कोई बहाना बनाता है, ठीक है, to miss his work, but eventually he will get paid। और it is obtain workman's compensation, या वो वर्कमैन compensation ले लेता है, उसके बाद उसके symptoms जो है वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं। दिस इज सेल्फ लिमिटेड एंड व्हेन इट एंड्स व्हेन द सेकेंडरी गेन इज़ अचीव्ड। ठीक है, फिर इसके बाद जो फाइनल लेक्चर है दैट इज़ ऑन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स आते हैं विच इज़ अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर and it shows us the way of interacting with the environment. There is no significant distress or impaired function। आपको डिस्ट्रेस या impaired function इसमें नहीं मिलेगा। और पॉजिटिव ट्रेड्स भी पेशेंट में मिल सकते हैं, लाइक ही इज़ काइंड एंड कॉन्फिडेंट। some patient have negative traits like they are lazy and rude। so person often aware of own traits। ठीक है, तो that is called personality trait। it is a trait, it is a fixed pattern of behavior। कुछ लोगों में पॉजिटिव ट्रेट होंगे, कुछ लोगों में नेगेटिव ट्रेट होंगे, एंड इट शोज़ अस द वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट एंड इट डज़ नॉट कॉज एनी डिस्ट्रेस और इम्पेयर्ड फंक्शन। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। it's going to take 5 seconds and I'm making these videos for you people, so I would appreciate your support in return। so then we will talk about personality disorder। it is a fixed pattern of behavior। ये हमने पढ़ लिया कि fixed way of interacting with the environment cause distress or impaired function। person is often unaware, he is difficult to treat or often strains डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, उसको स्ट्रेन करवा देता है। तो ये आपके साथ एक फ़िक्स्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, फ़िक्स्ड वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट है। ये आपके साथ डिस्ट्रेस या इम्पेयर्ड फंक्शन कॉज करवा सकता है। person is often unaware। then in personality disorder we have 3 types of personalities। one is called cluster A, cluster B, cluster C। क्लस्टर ए को हम वियर्ड कहते हैं, बी को हम वाइल्ड कहते हैं, सी को हम वैकी कहते हैं। क्लस्टर ए जो है, जो वियर्ड है, उनमें आपको ये 3 चीज़ें मिलेगी, पैरानॉइड, शिज़ॉइड और शिज़ियोटाइपल। और इसमें ऑड और एक्सेंट्रिक बिहेवियर आपको मिलेगा। क्लस्टर बी में आपको एंटी सोशल, बॉर्डर लाइन, हिस्ट्रियोटॉनिक, नार्सिसिस्टिक ये चीज़ें मिलेंगी, ये हम आगे पढ़ेंगे। एंड ही विल हैव ड्रामेटिक एरेटिक बिहेवियर। और जो क्लस्टर सी है उसमें एंशियस फियरफुल बिहेवियर होगा, और इसमें आपके साथ एवॉइडेंट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आता है और डिपेंडेंट डिसऑर्डर आता है। तो क्लस्टर ए का जो फर्स्ट वन है पैरानॉइड, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पैरानॉइड आपके साथ इट इज़ अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जहाँ पे देयर इज़ डिस्ट्रस्ट ऑफ अदर्स, इवन फ्रेंड्स और फैमिली। तो द पेशेंट विल फील गार्डेड या सस्पिशियस
struggles to build close relationship, वो close relationships नहीं बनाएगा। और हॉलमार्क इसका है कि देयर विल बी ईगो डिफेंस, प्रोजेक्शन आपको मिलेगी, attributing unacceptable thoughts to other or often accuses others of being suspicious। फिर इसके बाद आता है शिज़ॉइड। शिज़ॉइड इज़ अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, chooses social isolation, more comfortable alone. Patient will feel comfortable alone. He does not enjoys any close relationship, and there will be little या no interest in sexual experiences. उसमें few और no pleasure activities आपको मिलेगी, lack of close friends आपको मिलेगा। The patient will be detached and he will have a flat affect। तो शिज़ॉइड it chooses social isolation, पेशेंट आपके साथ मोर कंफर्टेबल फील करेगा व्हेन ही इज़ अलोन। ही डज नॉट enjoys any close relationship, he has little or no interest in sexual experiences या pleasure activities में, close friends उसके नहीं होंगे, he will feel detached, और इसमें फ्लैट अफेक्ट आपको मिलेगा। जो शिज़ियोटाइपल होता है, it is a personality disorder जिसमें the patient will have fear of social interaction and few close friends। वो social interaction नहीं कर पाएगा, उसके चंद ही close friends होंगे। he will have odd beliefs or magical thinking, for example superstitious होगा। he believes in telepathy, sixth sense। ठीक है, इसके अलावा ideas of reference होंगे patient के पास। he believes events and happenings somehow related to them। और की फीचर इसका क्या होगा कि ही इज़ ओपन टू चैलेंजेस टू बिलीव, मे रिकन्सिडर सुपरस्टिशंस, और ये कॉन्ट्रास्ट होता है विद डिलूजन इन शिज़ोफ्रेनिया। ऑल्सो नो हेलुसिनेशन या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आपको शिज़ियोटाइपल डिसऑर्डर में मिलेगी। फिर हमारे साथ जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इट इज़ मोर कॉमन इन मैन, दे आर मोस्टली इन जेल्स, they have disregard for rights of others and they often break the law। तो आपके साथ patient will be impulsive, he will have lack of remorse, and child less than 18 year में आपको conduct disorder मिलता है। conduct disorder में 25% girls और 40% boys with conduct disorders जो हैं वो आपके साथ एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप करते हैं। अगर ये लेस देन 18 ईयर में होगा तो इसे हम कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। और ये कंडक्ट डिसऑर्डर्स जो हैं दे डेवलप इनटू एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, लेकिन मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ऑफ एज अगर आपने उसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से डायग्नोस करना है। एंड ही मस्ट हैव एविडेंस ऑफ conduct disorder before the age of 15, so that's how you can get to the conclusion that he is having antisocial personality disorder। फिर इसके बाद आता है borderline personality disorder which is more common in women, and there is unstable personal relationships आपको मिलेंगे। all people are very good or very bad, stormy relationship आपको मिलेगी। for example the patient will say that my boyfriend is the greatest guy in the world, my boyfriend is the devil। ठीक है, तो ये आपके साथ अनस्टेबल पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से there is borderline personality disorder। so sometimes she will say that my boyfriend is the greatest guy in the world, and sometimes the woman will say that my boyfriend is a devil। तो there is fear of abandonment, एंड जो आपके साथ पेशेंट है ही में एक्यूज़ अदर्स ऑफ अबैंडनिंग हिम। दूसरी बात है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसमें यू विल सी इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिविटी में स्पेंडिंग स्प्रीज, सेक्स विद स्ट्रेंजर्स, रेकलेस ड्राइविंग, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। सेल्फ म्यूटिलेशन, सेल्फ हार्मिंग करेगा, कटिंग एंड बर्निंग हर सेल्फ या हिम सेल्फ, और सुसाइड गेस्चर्स और अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे रिलेटेड टू फियर ऑफ अबैंडनमेंट। यू डोंट केयर अबाउट मी सो आई विल किल माई सेल्फ। तो दिस इज़ अ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। द पेशेंट विल हैव इम्पल्सिविटी, he will he will be spending sprees, she will have sex or he will have sex with strangers, and reckless driving करेगा, self mutilation होगी, she will be cutting and burning, there will be suicide gestures or attempts,
and it is related to fear or abandonment. So she will say that you don't care about me, so I'll kill myself. फिर इसके बाद आता है splitting. Splitting is a major defense mechanism in borderline personality disorder. Black and white thinking होगी patient की, always never, और कैन नॉट होल्ड opposing views. वो आपके साथ opposing views को होल्ड नहीं कर पाएगा. आपके साथ पेटेंट्स फिजिशियन में बी ग्रेट और टेरेबल, और ऑल पीपल थिंग्स इवेंट्स वंडरफुल और हॉरेबल. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्प्लिटिंग. मेजर डिफेंस मैकेनिज्म है. ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग होगी, ये आपके साथ ओपोजिंग व्यू को होल्ड नहीं कर पाएगा. पेटेंट्स फिजिशियंस में बी ग्रेट और टेरेबल, ऑल पीपल थिंग्स इवेंट्स वंडरफुल होंगे, या समटाइम्स उसके लिए इट विल बी हॉरेबल. फिर इसके बाद आता है dialectical behavior therapy. It is a form of cognitive behavior treatment designed to treat chronicle suicidality. ठीक है, तो ये dialectical behavior therapy हम यूज़ करते हैं to treat chronicle suicidality. ये गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. वीकली थेरेपी होती है फॉर 1 to 2 years. माइंडफुलनेस, डिस्ट्रेस टॉलरेंस इसमें दिखाते हैं, और पेशेंट इज़ शोन हाउ टू कोप अप विद द इमोशन रेगुलेशन. ही इज़ शोन हाउ टू डू इमोशन रेगुलेशन. ठीक है, तो डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये आपने याद रखना है फॉर MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू. हिस्ट्रोटोनिक personality disorder, the patient wants to be the center of attention. He talks loudly, tells wild stories, uses hand gestures. उसके अलावा inappropriate sexually provocative behavior होगा. Often wears provocative clothing, touching others frequently. ये आपके साथ he will be very concerned with physical appearance. exotic outfits होंगे, shoes और hats इसके exotic होंगे. तो दिस शोज दैट ही इज़ हैविंग हिस्ट्रोटोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. फिर है नार्सिसिस्टिक. नार्सिसिस्टिक जो है इट इज़ इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ, जिसमें ब्रैग्स थिंक्स एवरीथिंग दे डू इज़ ग्रेट. तो द पर्सन जो काम भी करेगा वो सोचेगा कि मैं जो कर रहा हूँ इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता. दे थिंक दैट दे वट एवर दे आर डूइंग इज़ ग्रेट. दे हैव लैक ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स. वो किसी को सिंपैथी एम्पैथी नहीं देते. और अदर पीपल आर competitors, they consider other people as competitors, and they want to hear that they are great. Overreacts to criticism with anger and rage, so that is narcissistic. फिर है avoidant personality disorder. Avoid social interaction, social inhibition को avoid करता है. He feels inadequate, he is afraid of the people that they won't like them. ठीक है, दूसरी बात ये है कि avoidant में he is afraid of embarrassment and struggles with intimate relationships. Maybe he she doesn't like me. ठीक है, इस तरह he struggles with intimate relationship. Different from schizoid, ये आपके साथ schizoid से different होता है, क्योंकि वहाँ पे the patient wants to socialize but he can't. और schizoid जो है prefers to be alone. ठीक है, तो schizoid में patient wants to be alone, और जो आपके साथ avoidant है he wants to socialize but he can't. He avoids social interaction, social inhibition, feel inadequate, afraid people won't like them, afraid of embarrassment, struggles with intimate relationship, सोचता है कि maybe he she doesn't likes me. दूसरी बात है obsessive compulsive personality disorder, which is preoccupied with order and control, loves to do lists, always need a plan. तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव जिसे हम OCD कहते हैं, इसमें एक पेशेंट का सिनेरियो आपको देते हैं कि वो आपके साथ हमेशा जब घर में जाती है तो शी ट्राइज टू गो एंड टर्न ऑफ द टैप, द रनिंग टैप इन द किचन. ठीक है, तो दैट इज़ बिकॉज शी हैज़ ऑब्सेशन एंड शी हैज़ टू डू सम सॉर्ट ऑफ कंपल्शन. ये आगे इसके एग्जांपल्स आएंगे. लेकिन the patient is preoccupied with order and control. He loves to do lists,
always needs a plan, inflexible at work और relationship में ये inflexible होगा, or behaviors help to achieve the goals, which is in contrast with OCD. Obsessive compulsive personality disorder may the main factor is ego. The patient will have a lot of ego. He mediates ID, desire and superego rules society. तो मीडिएट करता है इड और सुपर ईगो को, ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है. दूसरी बात है कि इसमें ईगो साइनोटिक बिहेवियर आपको मिलेगा, बिहेवियर दैट अचीव गोल्स ऑफ द ईगो, ऑब्सेशन कंपल्शन यूज टू अचीव गोल्स सीन इन ऑब्सेसिव कंपल्शन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. और एक होता है ईगो डिस्टोनिक, ये दोनों हमने पिछले वीडियोस में पढ़े हैं इन डिटेल्स. बिहेवियर्स दैट कॉन्फ्लिक्ट विद गोल्स ऑफ द ईगो, उसे हम ईगो डिस्टोनिक कहते हैं, और बिहेवियर दैट अचीव गोल्स ऑफ द ईगो उसे हम कहते हैं ईगो साइनोटिक. अच्छा, ईगो डिस्टोनिक में ऑब्सेशन कंपल्शंस आर बैरियर्स टू गोल्स, और ईगो साइनोटिक में ऑब्सेशन कंपल्शन यूज टू अचीव गोल्स. यहाँ पे बैरियर होंगे, यहाँ पे दे आर यूज टू अचीव गोल्स. दिस इज सीन इन obsessive compulsive personality disorder. This is seen in obsessive compulsive disorder, OCD में ये आपको मिलता है. फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक है, that is the dependent personality disorder, in which the patient is clingy. He or she will have low self confidence and they struggle to care for themselves. ठीक है, दे आर स्ट्रगलिंग टू केयर फॉर देम सेल्फ. ये आपके साथ डिपेंड करते हैं ऑन अदर्स एक्सेसिवली. दे आर रेयरली अलोन एंड ऑलवेज इन अ रिलेशनशिप एंड दे आर हार्ड टू मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन. ठीक है, तो दैट इज़ अ डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. द पेशेंट इज़ क्लिंगी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है पेशेंट को, और उसके अलावा दे स्ट्रगल टू केयर फॉर देम सेल्फ. They depend on others excessively, rarely alone, always in a relationship. They are hard to make decisions on their own, want someone to tell them what to do, and the patient will have difficulty expressing an opinion, may be involved in abusive relationship, और ये आपके साथ abusive relationship में भी involve होता है. So that was all for lecture number 4. Hope you liked it, hope you learned a few things. Please do like, share and subscribe to this channel. Thanks for watching and see you in the next video.